41 साल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक और आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बीजेपी के 41 साल हो चुके हैं। यह सफर जनसंघ से लेकर आज भारतीय जनता पार्टी तक पहुंच चुका है। हम आपको यह भी बता दें, सफर की शुरुआत जो हुई वो 2 सीट से हुई। जब अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष पद पर थे, 2 सीट से लेकर 303 सीट तक पहुंचना, लगभग देश के हर कोने तक बीजेपी का डंका बजाना, कहीं न कहीं ये सफर नहीं सफरनामा कह सकते हैं। तो बीजेपी की आज 41वीं वर्षगांठ है। केंद्र समेत देश के कई जगह बीजेपी ने वर्षगांठ मनाई है। वर्षगांठ मनाते हुए बीजेपी के अलग अलग नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर है। बीजेपी पूरे देश में काबिज हो रही है। बीजेपी अब किसी एक पार्टी की नहीं रही। बीजेपी हर धर्म, हर जाति, हर लोग, हर शोषित, वहीं आम लोगों की पार्टी बन चुकी है। लेकिन इसमें कितना दम है? क्या वाकई बीजेपी जिस तरीके की बात कह रही है, बीजेपी के नेता जिस तरीके की बात कह रहे हैं, क्या हकीकत में ऐसा है? जमीनी हकीकत क्या है हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाएंगे कि देश के प्रधानमंत्री जो कि आज के समय में बीजेपी की अगुवाई कर रहे हैं, उनका क्या कहना है इस विषय पर। सुनिए। सेवा के इस यज्ञ में अपना योगदान देने वाले हर व्यक्ति को आदर पूर्वक नमन करता हूं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, राजमाता सिंधिया जी, ऐसे अनगिनत महान व्यक्तित्वों को बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता की तरफ से मैं आदर पूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। ये भाजपा ही है जहां कार्यकर्ता अपना तन मन धन देकर पार्टी की सेवा करते हैं। आपने देखा होगा एक ऐसे प्रकार का सिलसिला शुरू हुआ है, एक नई प्रकार की व्यूहरचना सार्वजनिक जीवन में आई है। और क्या है? आज गलत नैरेटिव बनाए जाते हैं। कभी सीए को लेकर, कभी कृषि कानूनों को लेकर, कभी लेबर लॉ को लेकर। बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता को समझना होगा कि इसके पीछे सोची समझी राजनीति है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सत्ता हमारे लिए इस पवित्र राष्ट्र सेवा का एक माध्यम है। पद हमारे लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करने का दायित्व है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को बधाई देता हूं। आज पार्टी का स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस के अवसर पर हमको हमारे नेता और मार्गदर्शक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन मिला है। सबसे पहले राष्ट्र, फिर दल और अंत में मैं, ये भारतीय जनता पार्टी का संदेश है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी कोई सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर पहुंचने का माध्यम नहीं है, बल्कि जनता की सेवा करके सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का मंत्र है। और ये हम सबने संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश बनाने का प्रयास करेंगे और जनता की सेवा में कोई केंद्र समेत देश के कई राज्यों में सत्ता चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। यूं तो ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है कि जो किसी बहस का मामला नहीं है, लेकिन बहस इस पर शुरू हो गई है जो पीएम मोदी ने इस मौके पर बोलते हुए कहा है। मौका 5 राज्यों में चुनाव का था, इसीलिए पीएम मोदी ने भी इस मौके पर विपक्ष को घेरने का मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि बीजेपी आज भी पार्टी विद डिफरेंस है, जहां न नेतृत्व में वंशवाद चलता है, न सिद्धांतों में तुष्टीकरण चलती है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ एक चुनाव जीतने की मशीन नहीं है, उसे हर संप्रदाय का समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीजेपी के 41 वर्ष इस बात के साक्षी हैं कि सेवा कैसे की जा सकती है, कार्यकर्ताओं के दम पर कैसे पार्टी आगे बढ़ती है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि जो बीजेपी के घोर विरोधी हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं,
पद्म पुरस्कार को लेकर हमारी सरकार ने जो काम किया वह ऐतिहासिक है। इसके पैर में जूते तक नहीं है, उसे पद्म पुरस्कार मिल रहा है। पीएम मोदी ने इस मौके पर विरोधियों को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि वंशवाद और परिवारवाद का क्या हश्न हुआ है, ये नया भारत दिख रहा है। स्थानीय पार्टियां भी एक परिवार और कुछ लोगों की पार्टी बनकर रह गई है। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसी पार्टियों जो कि नकली सेकुलरिज्म का नकाब पहना हुआ है, जो उतर गया है। उन्होंने साथ में कई सारे बात भी कही, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बात कही उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चालू हो गया है और इस पर विपक्ष भी चुटकी लेते हुए नजर आया है। अब हम आपको सुनाएंगे कि विपक्ष स्थापना दिवस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, किस तरीके से उन्होंने पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी 41 सालों में पूरी तरह परिवर्तित हो गई है। अब ये अटल अडवाणी जी, कुशाभाऊ ठाकरे की पार्टी ना रहकर एक ऐसी पार्टी बन के रह गई है जिसका एक ही उद्देश्य है, किसी भी तरह से सत्ता पाई जाए। इसके लिए ना कोई रीति ना कोई नीति, सभी तरह के हथकंडे अपनाए जाएं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतांत्रिक मूल्यों का जितना हनन किया उसका देश में कोई उदाहरण नहीं हो सकता। किस तरह से धन बल खरीद फरोख्त आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। 41 साल की ये पार्टी बन चुकी है, देश में अब राज कर रही है, या कहें कि सरकार अब बीजेपी की है। इसी विषय पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदेव यादव जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी है। जगदेव जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ दिलीप श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से है। दिलीप जी, आपका भी हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप जी, सबसे पहले हम आपके पास आएंगे। पीएम मोदी हो, चाहे किसी भी राज्य के सीएम हो, चाहे पार्टी का कोई भी नेता हो, आज स्थापना दिवस मना रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे, स्थापना दिवस आप किस तरीके से मना रहे हैं? स्थापना दिवस में जो कि भारतीय जनता पार्टी का सफर रहा, क्या वाकई वही सफर आज सफरनामा बनकर रह गया है? सफरनामा बन रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अमूमन सभी राज्यों में कब्जा कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित एक राजनीतिक दल है, जहां कार्यकर्ता सर्वोपरि होता है। कार्यकर्ता ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनता है, कोई वंशवाद नहीं है। अन्य दलों से भिन्न है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ कार्यकर्ताओं में मंथन होता है, मंथन होने के बाद चर्चा होती है, चर्चा के बाद निर्णय होता है और निर्णय का क्रियान्वयन होता है। मूल उद्देश्य ये है, संगठन के माध्यम से जनसेवा का, राजनीतिक क्षेत्र में जनसेवा की एक मिसाल कायम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता। आज स्थापना दिवस से मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी पार्टी के तमाम देवतुल्य कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बधाई भी देता हूं। और आपने देखा होगा, मैं एक उदाहरण भी दूंगा, आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। कोरोना जैसा संक्रमण काल में प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर निकलकर जो जनसेवा उन्होंने की, वो ये नहीं कि वो दिखा रहे हो कि हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उत्तर प्रदेश में योगी जी की प्रेरणा से लगातार जनसेवा करते रहे। कई लोग उस चपेट में भी आ गए, दुखद रहा, उनकी मृत्यु भी हो गई। और ऐसे लोगों ने लगातार जनसेवा की। जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे, ये अभी की पार्टी नहीं रह गई। भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और समय समय पर मार्गदर्शक के रूप में अटल जी के द्वारा जो कही हुई बातें, अडवाणी जी के द्वारा जो कही हुई बातें, आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी द्वारा जो कही हुई बातें, दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सिद्धांत, ये सारी दिलीप जी आप मोदी जी के द्वारा जो अमल में लाते हुए कार्यकर्ताओं द्वारा उनको अमल में लाया जा रहा है। और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने जो देश में जो लगातार जो जन सहभागिता तय कराते हुए उन्होंने जो एक आंदोलन का रूप दिया, कहा जाए स्वच्छ भारत मिशन के रूप में, किस प्रकार से सफाई के रूप में, ये सारी चीजें। और आज हम लोगों ने जो बूथ स्तर पे जो कार्यकर्ता है, स्थापना दिवस के मौके पर अपने घरों पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाए और सब जगहों पे कार्यकर्ताओं ने अपने स्थापना दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया। जयदेव जी, आप कितना सहमत है जिस तरीके से दिलीप श्रीवास्तव ने बात कही कि भारतीय जनता पार्टी अब वंशवाद की पार्टी नहीं है, आम लोगों की पार्टी है? हालांकि इसमें वाद विवाद तो चल रहा है, क्योंकि आज पीएम मोदी ने यह बात कही है कि अब ये केवल जो हिंदुत्व के नाम पर यह पार्टी चली थी, जनसंघ से लेकर आज भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है। आज देश में
राज कर रही है, सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की है, क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई वही काम कर रही है जो उसके विचारधारा पहले थी? और जिस तरीके से दिलीप जी ने यह बात कही है कि वंशवाद इसमें नहीं होता है, आम कार्यकर्ताओं को उठाया जाता है और उनको ऊपर तक पहुंचाया जाता है। जो अभी हमारे श्रीवास्तव जी के जी मुखर्जी ने जो भारतीय जनसंघ बनाई थी और जिस तरह से संघ का सहयोग लेकर के पार्टी शुरू हुई थी, सन 77 में इन्होंने जनता पार्टी में विलय कर दिया, जनता पार्टी बन गई। तमाम जब लोग चौधरी चरण सिंह सारे लोगों ने मिलकर के पार्टी बनाई जाती है। जो कांग्रेस के खिलाफ इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी पावर में आई, उसके बाद उनका विघटन हुआ, तब ये भारतीय जनता पार्टी बनी और तमाम अलग अलग पार्टियां जो शामिल हुई थी, लोग चले सारे लोग बन गए। हम लोग तो इसके पश्चात हैं, क्योंकि हम लोग भी इसमें शामिल रहे हैं, मतलब पार्टियों से चुनाव लड़ा। लेकिन आज की जो भारतीय जनता पार्टी है और अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी की जो भारतीय जनता पार्टी थी, हम इंडिया को नहीं रह गई है। वहाँ सामूहिक नेतृत्व था, निर्णय लोग लेते थे। आज एक गति नहीं, आज ये 2 गति की पार्टी रह गई है। पूरा इनके यहाँ लोकतंत्र नहीं रह गया है, संवैधानिक व्यवस्था नहीं रह गई है। इनका लक्ष्य एकमात्र इनके प्रकार साम दाम दंड करके ये सत्ता हासिल करना है। चुनी हुई सरकारों को गिरा देना है, चाहे गोवा ले लीजिए, मध्य प्रदेश लीजिए, सरकारों को गिरा देना है। और जो विरोध करेगा उसको लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ उनको जेल भेज देना है। पीछे में चले गए लालू यादव जी हैं, 100 मुकदमे लगा दिए। आजम खान में क्या आजम खान ने अपराध किया? यूनिवर्सिटी बना दी, यूनिवर्सिटी को सरकार पैसा देती है, सरकार रेट देती है, सरकार जमीन देती है, शिक्षक बनाया, 100 मुकदमे लगा दिए। चलिए दिलीप जी सवाल आपसे होगा, लेकिन उससे पहले हम जयदेव जी आपके एक कहेंगे कि जिस तरीके से आपने बात कही है कि एन केन प्रकारेण हर तरह से सत्ता में काबिज होने के लिए बीजेपी लगातार काम कर रही है, आप क्या समझते हैं? आप हालांकि बहुत बुद्धिजीवी हैं, समाजवादी पार्टी के आप पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, आप बखूबी समझते हैं कि राजनीति में इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। आप क्या समझे कि क्या भारतीय जनता पार्टी इन्हीं कारणों से केंद्र में काबिज है? लगभग सारे राज्यों में बीजेपी की सत्ता है। बात करते हैं, कौन सी बात से मार करते हैं? लगता है किसी को धमकी दे रहे हैं, छोड़ दो, मार दो, गाली बोल दो, मुख्यमंत्री ऐसी बात की जाती और कर भी रहे हैं। अभी कल तो एक पत्रकार वार्ता में सो रहे थे, उनको ऐसे शब्दों प्रयोग किया योगी जी ने। मैं मुझे वीडियो देखा, आज वीडियो मौजूद है, और शब्दों प्रयोग किया मीडिया लोग। चलिए दिलीप जी इसका जवाब दीजिए, दिलीप जी इसका जवाब दीजिए। यादव जी बोल रहे हैं कि आपकी पार्टी सत्ता में काबिज होने के लिए अलग अलग के हथकंडे अपना रही है, चाहे वो डराने का हो, धमकाने का हो, किसी भी प्रकार का हो। अभिषेक जी, डराने धमकाने हल्ला बोल संस्कृति समाजवादी पार्टी का पर्याय है और समाजवादी पार्टी की उत्पत्ति और समाजवादी पार्टी का पूरा संगठन वंशवाद पर आधारित है। समाजवादी पार्टी लगातार इन्हीं हथकंडों को अपनाती हुई रही है। मुख्तार अंसारी जैसे लोग किस प्रकार से साम्राज्य खड़ा कर दिए ये जाहिर है। किस प्रकार से मौन और संघार के समय खुली जिप्सी पे टहलते थे, आज योगी जी के शासन में व्हील चेयर पे उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। अंतर साफ दिख रहा है, उत्तर प्रदेश का जनमानस इस को अंतर देख रहा है। और हथकंडे अपनाने का काम तो तमाम ऑडियो वायरल हुए नेताजी के, इनके अमर सिंह जी के जज से बात करते हुए तमाम चीजें, ये सारे हथकंडे अपनाने का काम तो समाजवादी पार्टी का रहा है। किस प्रकार से स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ, किस प्रकार से लगातार हल्ला बोल संस्कृति के तहत एक समाचार पत्र के दफ्तर पे जो है हल्ला बोला गया, ये सब जग जाहिर है। ये सारी चीजें जग जाहिर है। आदरणीय जगदेव सिंह यादव जी वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, पहले हमारे दल में भी रहे। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में और समाजवादी पार्टी में अंतर क्या है। यहाँ यह कार्यकर्ताओं पर आधारित दल है, यहाँ निर्णय सामूहिक होता है। वहां नेताजी के आधार पे या उनके पुत्र के आधार पे या चाचा के आधार पे निर्णय होता था या दूसरे चाचा के आधार पे निर्णय होता था, तो उसी आधार पे उनको सुगमता महसूस हुई और वो अच्छी तरह से इन सारे विषयों को जानते हैं कि वंशवाद क्या है। और मुझे लगता है जगदेव सिंह यादव जी अगर वैसे इनकी व्यक्तिगत चर्चा की जाए तो ये विद्वान व्यक्ति हैं, आदरणीय विद्वान व्यक्ति हैं, ये अच्छी तरह से इन बातों को बखूबी लेकिन चैनल पे नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी के नेता है, वरिष्ठ नेता है, इसलिए मजबूरी है, इस बातों को स्वीकार भी नहीं कर सकते। लेकिन देखिए अंतर स्पष्ट है। अगर जनता
जनता किसी को चाहती है, जनता किसी का कालीखंड देख रही है, अगर वो उसे रिपीट कर रही है, तो ये जनता का, अगर जनता ने जनाधार दिया है तो किन्हीं ना किन्हीं कारणों से क्या होगा, कोई हथकंडा नहीं अपनाता है। चले दिलीप जी जनाधार की बात आप कहते हैं, जनाधार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। अगर जनाधार ना मिलता तो वो कांग्रेसी जो 90 के दशक में 2 सीट मात्र हासिल की थी, आज 300 सीट पर आकर काबिज हो चुकी है और केंद्र में सत्ता है। दिलीप जी, हम आपसे जानना समझना चाहेंगे, हालांकि आरोप प्रत्यारोप बहुत सारे लगे, विपक्ष ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त भी करती है, सत्ता में काबिज होने के लिए अलग अलग चीजें करती है। हम आपसे ये जानना समझना चाहेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी पार्टी है या नहीं है? अभिषेक जी, पहले तो हमें हिंदुत्व समझना होगा। ठीक है, आप हिंदुत्ववादी का नाम आता है, आप हिंदुत्ववादी बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी पार्टी है या नहीं? देखिए, पहले हिंदुत्व को समझ लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदुत्व की व्याख्या दी है, भारतीयता का पर्याय बताया है। हाँ। और हमारे आदरणीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्पष्ट रूप से हिंदुत्व की व्याख्या की थी। हिंदुत्व को हमें समझना होगा। हिंदुत्व को अगर पंथ मजहब संप्रदाय के आधार पर विभाजित करने का काम करेंगे तो यह अनुचित है। हिंदुत्व यानी भारतीयता, और भारतीय जनता पार्टी भारतीयता को मानती है, हिंदुत्व को मानती है। हिंदुत्व की जब व्याख्या देश की सर्वोच्च न्यायालय, भारत के संविधान के द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हिंदुत्व की व्याख्या की जाती है, तो उसको किसी धर्म मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। हाँ, ये भारतीयता का प्रतीक है। आप मैं ये कहना चाहूंगा, ये आप बताइए कि जो देश में कांग्रेस ने लंबे समय तक कालखंड में राज किया, जो उनके समय के जो कोण थे, जो उनके समय जो सारी चीजें हल हो सकती थी। मैं आपने हिंदुत्व पे चर्चा की तो मंदिर का भी मसला आ जाता है। जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो सकता था, तो अयोध्या में राम मंदिर का क्यों नहीं? जब सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां जीर्णोद्धार करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पत्र लिखते हैं, तो पंडित नेहरू जी विरोध क्यों करते थे? ये सारी चीजें इतिहास में है, ये काला इतिहास है कांग्रेस का। दिलीप जी सवाल सिर्फ इतना था। दिलीप जी सवाल सिर्फ इतना था, सवाल सिर्फ अभी भी इतना है, क्या बीजेपी हिंदुत्ववादी पार्टी है या नहीं है? इस बात का जवाब हाँ ना में आप दे सकते हैं। बता दी, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की व्याख्या जो सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय बोलता है, जो लोग समझते हैं, उसको आप छोड़ दीजिए। आपकी पार्टी, दिलीप जी, पार्टी है, भारतीयता के प्रतीक की सारे चिन्हों को मानने वाली भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी। दिलीप जी, बहुत अच्छी बात है कि आप अगर सर्वोच्च, दिलीप जी अगर आप सर्वोच्च न्यायालय की बात मानते हैं, अच्छी बात है, हम सबको मानना चाहिए क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय है, हम इस देश में हैं, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। हम आपकी पार्टी के बारे में जानना चाहते हैं, क्या बीजेपी पार्टी हिंदुत्ववादी पार्टी है? हाँ और ना में जवाब आप दीजिए। दिलीप जी, भारतीयता का प्रतीक बताया जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, भारतीय जनता पार्टी उस पर पूर्ण विश्वास रखती है और इसके आधार पे चलिए हम आपसे यही सुनना चाहते हैं। जगदेव यादव जी, जब भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी पार्टी की बात करती है, बहुत सारे केस ऐसे हो जाते हैं। गुजरात की बात करें, बहुत बड़ा दंगा हुआ, गोधरा कांड का हुआ। भारतीय जनता पार्टी के यूपी में बहुत ऐसे सांसद और विधायक हैं जो खुलकर बोलते हैं, मुसलमानों और अन्य जातियों के खिलाफ बोलते हैं। हम एक जाति के धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत खिलाफ बोलते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, और उसके बाद भी बीजेपी ये कहती है कि ये हिंदुत्ववादी पार्टी है। लेकिन जब चुनाव साउथ में होता है, अन्य राज्यों में होता है, वहां पर खुद प्रधानमंत्री मोदी, गोधरा कांड की बात हम बता चुके हैं, गोधरा कांड भी हुआ था, ये कहां कैसे हुआ था, किन जाति संप्रदाय को हुआ था, दुनिया को पता है, आपको भी पता है। उसके बाद जब चुनाव में पहुंचते हैं, तो चुनाव में आज स्थापना दिवस के दिन प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि केवल ये हिंदू की पार्टी नहीं है, इसमें मुसलमानों की भी पार्टी है और जाति धर्मों की भी पार्टी है। क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी यही है, विचारधारा यही है, या तो सिर्फ राजनीति और चुनाव में वोट अपनी ओर खींचने के लिए है? और आरएसएस इनकी हड्डी मुझसे सकता है, लेकिन ये गिरिटी की तरह रंग बदलते हैं। साउथ में जाए कुछ कहेंगे, उत्तर भारत में कुछ कहेंगे, और हमेशा हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर भारतीय जनता पार्टी चली है।
और उसका कारण है राम मंदिर। राम मंदिर के नाम से इन्होंने सारे देश में एक हिंदुत्व का एजेंडा चला। अब राम मंदिर को क्यों राम से क्यों राजनीति करते हो? क्योंकि भगवान के राम तो कभी राजनीति रहे भी नहीं। विचार मर्यादा पुरुषोत्तम में मर्यादा का निर्माण किया, भाईचारा कैसे हो, परिवार कैसे, रामचंद्र तो ये सिखाया। और अगर किसी ने राजनीति की है, महाभारत चलाई, तो भगवान कर सकते, सब में क्या राजनीति करते हो? ये वास्तव में एक निश्चित रूप से ये वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलते हैं। कभी 3 तलाक की बात करेंगे, कभी मदरसा की बात करेंगे, कभी 3 सप्ताह की बात करेंगे। ये सारा जो खेल खेला है इन्होंने वोटों को ध्रुवीकरण करने के लिए हिंदूवाद को रखा किया, इसमें कोई दोहराई नहीं। कहने रहे ये लोग संकोच करते हैं, लेकिन है ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। अभी कोरोना के बाद आज कोरोना चल रहा है, जमाती आ गए, कोरोना हो, कोरोना अब कहाँ से जमाती आ गए? अब कोरोना कौन से लेके आया? फिर हिंदू मुस्लिम करने के लिए हर मामले को साइन बागो कहीं सब लेके आते हैं। सबके साथ ये है। और जब से ये मोदी जी आए हैं और अमित शाह जी आए हैं, इन्होंने सारा कर दिया। आज कहाँ चले गए अडवाणी जी? अडवाणी जी को देश का राष्ट्रपति होना चाहिए था। आज कहाँ चले गए मोदी जोशी जी? जो पुराने लोग थे, जो सामूहिक नेतृत्व लेकर चलते थे, जिनकी स्थिति थी, उनको सारे लोग क्या कर दिया। अब बेचारे कहते हैं हमारे, चलिए ठीक है। जगदेव यादव जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रवि सक्सेना भी जुड़ चुके हैं। रवि सक्सेना जी, आपका भी स्वदेश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। रवि सक्सेना, हमारा डिबेट का मुद्दा है आज 41वां स्थापना दिवस है, बीजेपी मना रही है। बीजेपी हिंदुत्ववादी पार्टी मानी जाती है। हालांकि अभी जवाब क्या आया है दिलीप जी का, वो कहीं ना कहीं गोलमोल आया है। सुप्रीम कोर्ट का हवाला उन्होंने दिया है। लेकिन जब चुनाव होता है, जो प्रधानमंत्री है या कहें कि आज के समय में बीजेपी को लीड कर रहे होते हैं, वो दूसरी जगह जाकर, साउथ में जाकर, तमिलनाडु में जाकर, असम में जाकर, जहां चुनाव हो रहा है वहां जाकर वो कहते हैं कि हमारी पार्टी हिंदू बस की पार्टी नहीं है, ये मुसलमानों की भी है और जाति धर्मों की भी पार्टी है। आप इस बात से कितना सहमत हैं रवि सक्सेना जी? मेरा ये कहना है भारतीय जनता पार्टी बड़ी बगला भगत पार्टी है। इसके जहां स्वार्थ सिद्ध होते हैं वहां उसी तरह की नोटंकी करने लगते हैं, उसी तरह का बहरूपियापना करने लगते हैं। ये अगर उत्तर भारत में आते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं कि हम हिंदूवादी पार्टी हैं, जबकि ये कभी भी हिंदूवादी पार्टी नहीं रहे। और सुप्रीम कोर्ट का तो डिसीजन भी आया है। मैंने अभी 3-4 दिन पहले मोदी जी का वीडियो भी डाला था, उसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, ये दिस इज द वे ऑफ लाइफ। तो जब इनको इस तरह की बातें करनी होती है तब ये इस तरह की बातें करने लगते हैं, अपने रंग बदलने लगते हैं। और जब उत्तर भारत में आते हैं तो वो इस तरह की बातें करते हैं, और जब दक्षिण में जाते हैं तो वो दूसरी तरह की भाषा बोलने लगते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा हमेशा केवल और केवल बहुरूपियापना दिखाने का है। रवि सक्सेना इस बात का जवाब दें। रवि सक्सेना जी, इस बात का जवाब दिलीप श्रीवास्तव जी देंगे। दिलीप श्रीवास्तव जी, लगातार ऐसी बातें आती है, रवि सक्सेना पहली बार नहीं है, हर बार ऐसा होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो बोलने वाले बहुत हैं, हर जगह वो बदल जाते हैं, जैसा माहौल देखते हैं वैसा ढल जाते हैं। क्या वाकई यही सत्य है? प्रश्न किससे है? प्रश्न दिलीप जी आपसे है, और बखूबी जवाब भी दिलीप जी आप ही दे पाएंगे। जी, प्रश्न मुझसे तो उत्तर भी मैं ही दूंगा। जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी सदैव एक नीति पर चलती आई, कोई बदलने का काम नहीं की। हाँ। जो नौटंकी की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के नेता देश के जो सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में किस प्रकार से नौटंकी करते थे, कांग्रेस के युवराज को सबने देखा है, आंख मारने से लेके उनकी कलाकारी भाषा जरा तमीज़दार बोले। प्रदेश न्यूज से बहुत बड़ा चैनल है, इसमें भाषा का संयम रखें। जाहिर है वो जग जाहिर है। और इनका दोहरा चरित्र मुख्तार अंसारी के प्रकरण में इनके नेता प्रियंका गांधी के द्वारा भी दिखाया गया। एक तरफ ये अपराधियों को जेल भेजने की बात करती है और एक तरफ अपराधियों के पक्ष में खड़ी नजर आती है। पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी को लगातार बचाने का काम कर रही है। मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूँ, ये अगर इन्होंने लोकतंत्र में देश में आपातकाल लगाया किसने? कांग्रेस ने लगाया। 7 से लेकर सारा बात तक मुस्लिम महिलाओं को अगर लड़ने का, अगर इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी तो किसके कारण? कांग्रेस के कारण। किस तरह से आपने अपनी सत्ता की कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी बदल जाते हैं और जो आदेश होता है सर्वोच्च न्यायालय का उसको पलट के
अध्यादेश ले आते हैं। ये सबने देखा है कि चाल, चरित्र और चेहरा लगातार समय परिस्थिति के अनुसार बदलने का काम कौन करता है। कांग्रेस का दोहरा चरित्र, अगर आंतरिक मसले की बात होगी तो विदेश में उठाने का काम करेंगे, चीन से प्रेम दिखाने का काम करेंगे, भारत की सेना पे प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करेंगे, सेना अध्यक्ष को गुंडा कहने का काम करेंगे। ये सारी चीजें देखी गई है। किस तरह से आतंकवादियों के पक्ष में खड़े नजर आते हैं। हो गया बहुत हो गया देखा है। इसीलिए लंबे समय तक सत्ता करने वाली कांग्रेस को दरकिनार करने का काम हिंदुस्तान के जनमानस ने किया और जनाधार देने का काम किसको किया? मोदी सरकार। जो जितने पुल इन्होंने इकट्ठे किए थे वो लगातार मोदी सरकार ने उसे समाप्त करने का काम किया। जो न्यायिक अड़चनें पैदा करने का काम इन्होंने किया। यहाँ हिंदुत्व की ये बात करते हैं, राम सेतु को काल्पनिक बताने वाले लोग, राम सेतु को काल्पनिक बताया इन्होंने, भगवान राम को काल्पनिक बताया और लगातार आस्था पर कुठाराघात करने का काम किया। हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का इन्होंने षड्यंत्र रचा। और भारतीय जनता पार्टी अगर पीड़ित पक्ष में खड़ी होती है तो दर्द इन्हें होता है। कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, उसके दोषी है कांग्रेस के लोग हैं। किसने किया था? वो जगमोहन ने किया था। जगमोहन किसका मंत्री था? आपका मंत्री था। आपको याद है कि नहीं? आप पृथ्वीराज प्रताप सिंह की सरकार में वहाँ पर सत्ता की चाशनी चाट रहे थे। आपको याद है कि नहीं है? जब ये कुछ हुआ था, आपको कुछ मालूम नहीं है। चैनलों पे आके चिल्ला चोट करके और वापस चले जाते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करके उनको बरगलाने का काम करते हैं। आपका चाल चरित्र चेहरा तो ये है कि आपसे बड़ा बगला भगत, आपसे बड़ा कोई बहरूपिया इस हिंदुस्तान में है नहीं। जब लगातार चर्चा होती है तो चीनी दूतावास से बात करने कौन जाता है? लोकतंत्र के पावन मंदिर भारत के सबसे बड़े सदन में प्रधानमंत्री को सीधा खिलाकर लद्दाख से कब्जा कौन करवाता है? हमारे सैनिकों को कौन मरवाता है? इसका भी जवाब दे दो। हमारी सीमाओं में घुसवाता कौन है? उनका कब्जा कौन कराता है? और मुझे एक शब्द नहीं बोल पाता है, बोलो ना, उसका जवाब भी दे दो। पुलवामा में हमला कौन करवाता है? पठानकोट में हमला की जांच करवाने के लिए ISI को कौन आमंत्रित करता है? बिना बुलाए पाकिस्तानी महिला के पाँव पड़ने कौन जाता है? वहाँ पर जाके केक और बिरयानी कौन खाता है? उसके बारे में भी बता दो। भारत की सेना का मनोबल बढ़ाया और भारत की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक भारत की सेना तो हमने बनाया है, आपने तो कुछ किया नहीं है। हमने तो भूगोल बदल दिया पाकिस्तान का। रवि सक्सेना जी और दिलीप जी, आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, डिबेट का मुद्दा डिबेट में ही रहना चाहिए। जो देश की बात है उस पर हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर सेना की बात आई है तो सेना किसी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, सेना कांग्रेस पार्टी की नहीं है, सेना समाजवादी पार्टी की नहीं है, सेना पूरे देश की है। सेना का कुछ अलग ही होता है। एक आखिरी सवाल, हम जगदेव यादव जी आपके पास आएंगे। जगदेव जी, वंशवाद का नाम आता है, क्या वंशवाद भारतीय जनता पार्टी में वाकई नहीं है? क्योंकि समाजवादी पार्टी में अगर बात करें, क्योंकि आरोप तो आपके ऊपर भी लग जाएंगे, समाजवादी पार्टी में वंशवाद लगातार चला आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में दूसरे लोगों या कहें कि आम लोगों को मौका दिया जाता है। इस बात से आप कितना सहमत हैं? वंशवाद की बात करना ये कतई गलत है। ये राजनीतिक विरासत है। नेताजी बुजुर्ग हो गए तो उसके बाद राजनीति में रहना। आज आप जानते हैं कि डॉक्टर का लड़का डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, IAS वही बनते हैं। ये वंशवाद नहीं कहलाता है, ये एक विरासत है राजनीति। और मुख्यमंत्री के रूप में चलिए, इसी बात से स्पष्ट हो गया है कि वंशवाद भी चलता है और चाहे कोई भी पार्टी हो, वो अपने सत्ता में काबिज होने के लिए, अपने पार्टी का रखने के लिए वो कुछ न कुछ करती रहती है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहता है। तो जगदेव यादव जी, आप हमारे साथ जुड़े, इस कार्यक्रम में अपनी बात रखी। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिलीप श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रवि सक्सेना जी, कांग्रेस पार्टी से आप प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़े। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि आज 41वां स्थापना दिवस है भारतीय जनता पार्टी का, धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो लगातार हिंदुत्ववाद की बात करती आई है, वो आज चुनाव के समय मुसलमानों को भी पार्टी बता रही है, आम और दूसरे लोगों की भी पार्टी बता रही है, सब धर्मों की पार्टी बता रही है। इससे आम लोग भी समझ सकते हैं कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी आम लोगों की पार्टी है, सभी धर्मों की पार्टी है, या तो फिर चुनाव है। क्योंकि चुनाव में हमने ये भी देखा है कि लोगों को लुभाने के लिए, वोट बैंक को हासिल करने के लिए, और जहां पर दूसरे धर्म के, दूसरे संप्रदाय के लोग होते हैं, वहां पर इस तरीके की बात रखी जाती है। अब इसकी सच्चाई क्या है, ये तो आने वाला चुनाव का नतीजा और आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन यथार्थ यही निकलता है कि कोई भी पार्टी हो, एन केन प्रकारेण
सत्ता पर काबिज होने के लिए एड़ी चोटी का दाव लगा देती है और दाव खेल भी देती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में बहुत बहुत शुक्रिया। इतना ही, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।